धर्मावर नामक गांव में श्रावणी और उसका भाई चिंटू रहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया और वे अनाथ हो गए। पता चलने पर उनके चाचा शिव उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उनकी देखभाल करने लगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी लता शिव का प्यार से उनकी देखभाल करना पसंद नहीं करती है। एक दिन वो शिव से पूछती है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे भाई के बच्चे यहाँ और कितने दिन खेलेंगे और खाएंगे? वे इस घर को कब छोड़ के जाएंगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो लता? उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और अनाथ हो गए हैं। अगर हम उन्हें अभी ऐसे ही छोड़ दें तो वो कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई और भाभी के बच्चे हैं तो क्या, वे हमारे बच्चों के ही बराबर हैं। मैं उन्हें अपने से दूर भेजना पसंद नहीं करूंगा और तुम भी इसके बाद ऐसा नहीं सोचना। शिव लता को दृढ़ता से कहता है। लता बहुत क्रोधित हो जाती है और सोचती है, अगर मैं उन्हें रोज यातना दूं तो वे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। वो उन्हें किसी तरह प्रताड़ित करने की सोचती रहती है। 2 दिन बीत चुके हैं। एक दिन बच्चे घर के सामने खेल रहे थे। उस दिन उनके चाचा भी घर पर नहीं थे। ये देखते हुए लता, अरे तुम दोनों यहाँ आओ। चाची बताओ। लता ने दोनों बच्चों को कसकर थप्पड़ मारे। क्या तुम्हारे पास खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुमको क्या लगता है कि घर का सारा काम कौन करेगा? घर के अंदर जाओ, सारे बर्तन साफ करो और घर को साफ करो। चलो जल्दी से। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और, चाची हम कोई काम नहीं जानते चाची, हम छोटे बच्चे जो ठहरे। तुम दोनों को खाना खाना तो आता है ना, ऐसे ही काम की भी आदत हो जाएगी। क्या तुमको लगता है कि तुम दोनों को खाना बनाकर परोसना मेरी ड्यूटी है? अंदर जाओ और काम पूरा करो, नहीं तो मैं आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी, समझे? लता बच्चों को धमकाती है। वे डर जाते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। लता वहां आती है और, अगर यहां साफ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरी ओर से फिर से पिटना होगा, ध्यान रहे। लता अपने कमरे में चली जाती है। भले ही उन्हें काम कैसे करना है पता नहीं, फिर भी मुश्किल से घर की सफाई करते हैं और बर्तन भी धोते हैं। दीदी, चाची हमसे इतना चिढ़ के बात क्यों कर रही है और गुस्सा है? क्या वो हमें पसंद नहीं करती है अक्का? हाँ, वो हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए वो हमेशा हमारे लिए गुस्सा दिखाती है। आज तो वो हमें पीटने ही लगी और हमसे नौकरों का काम करा रही है, देखा? हाँ देखा, लेकिन हमारे चाचा अच्छे हैं। एक बार जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे और वो चाची को सबक सिखाएंगे फिर। जैसे ही चिंटू ने ये कहा, लता उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुन लेती है। क्या मैं रोज तुम दोनों को समय पर भोजन दे रही हूँ और तुम मेरे बारे में अपने चाचा से शिकायत करने की सोच रहे हो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो एक छड़ी उठाती है और बच्चों को बुरी तरह पीटने लगती है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। चाची, चाची हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो चाची, हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं चाची, प्लीज। वे लता से विनती करते हैं। कुछ देर में वो मारना बंद कर देती है। आज से अगर तुम अपना मुंह बंद करके रहोगे और जो भी मैं कहूंगी करोगे तो यहाँ रहोगे, और अगर तुमने जाकर चाचा से शिकायत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी धमकी सुनकर बच्चे डर जाते हैं। उस दिन से वे लता के कहे अनुसार काम करने लगे। वे लता की यातना को सहन करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन उनके चाचा उनके लिए शहर से बड़े अच्छे नए कपड़े लेकर आते हैं। देखो बच्चों, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। वे बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और खुशी में उछलने लगते हैं। ये देख लता भड़क जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। छी, जिस तरह से खर्च कर रहा है, उनके कपड़े और पढ़ाई के लिए सारी संपत्ति लुटा देगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा जो भविष्य में मेरे अपने होंगे। मैं इन बच्चों को जिस तरह भी यातना दूं, वे यहां से भाग ही नहीं रहे। जब तक मैं उन्हें मार न दूं, इन बेहुदा बच्चों से बचा नहीं जा सकता। 2 दिनों के बाद लता बच्चों को बुलाकर,
दोनों मेरे कपड़े धो जरा और हमारी छत पर सुखा कर आओ जल्दी से। बच्चे कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए टांग देते हैं। दीदी, कुछ समय पतंग के साथ खेलकर फिर जाएंगे नीचे। अगर चाची ने हमें खेलते देख लिया तो कचूमर बना देगी। चाची सो रही है, हम कुछ देर खेलते हैं और फिर नीचे चले जाएंगे। वे पतंग उड़ाने लगते हैं। लता वहां आती है और उन्हें पतंगों से खेलते हुए देखती है और सोचती है कि उन्हें छत से धक्का देकर मारने का ये अच्छा मौका है। वो चुपचाप बच्चों के पीछे आती है। बच्चे सबसे अनजान पतंग से खेलते रहते हैं। लता अपने दोनों हाथ फैलाती है और बच्चों को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। श्रावणी अचानक एक तरफ हट जाती है। लता के हाथ चिंटू को छूते हैं और चिंटू को धक्का लग जाता है, लेकिन वो दीवार पकड़ लेता है और वहां से लटक जाता है। मदद के लिए चिल्लाता है। ये देख श्रावणी चौंक जाती है। वो चिंटू का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती। ओ भाई, डरो मत, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगी, लटके रहो प्लीज। श्रावणी बड़ी मुश्किल से चिंटू को खींचती है। ये देखते हुए नीचे से शिव मदद के लिए छत पर आने के लिए दौड़ता है। इस बीच श्रावणी चिंटू को सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। उसे वहां लता भी दिखती है। अरे लता, तुम यहाँ हो? जब चिंटू नीचे लटक रहा था तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही थी? लता क्या जवाब दे सोच नहीं पाती। तब बच्चे हिम्मत करके अपने चाचा को सारी बात बताते हैं। बच्चों की बात सुनकर शिव बहुत क्रोधित हो जाता है और लता को कसकर थप्पड़ लगाता है। छी, तुम जैसी औरत का यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुमने उन्हें इतना सताया और आज तुम उनकी जान लेने पर उतर आई? वो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे। चाचा, चाची को बाहर निकालोगे तो हमारी तरह अनाथ हो जाएगी ना। ऐसा करना सही नहीं होगा, ये तो आपसे पाप होगा। चाची को यहाँ हमारे साथ रहने दो अंकल, प्लीज। वे अपने चाचा से अनुरोध करते हैं। उनके अनुरोध को सुनकर लता को ग्लानि होती है और वो शर्मिंदा होकर कहती है, तुम सभी कृपया मुझे क्षमा करो, मैंने गलती की है। वो उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करती है। शिव उसे क्षमा कर देता है और उसे घर में आने देता है। उस दिन के बाद से लता दोनों को अपने बच्चों की तरह मानने लगी। स्वप्ना और रामू बहन भाई हैं जो एक गांव में रहते हैं। इन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। इनके पिता का नाम राजैया है। पिता नशे का आदी है और इन दोनों बच्चों की देखभाल नहीं करता। उचित भोजन नहीं होने से बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। एक दिन रामू अपनी बहन स्वप्ना से, बहन, जब से हमने अपनी माँ को खोया है तब से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पापा को तो इस बात की भी फुर्सत नहीं कि हम जीवित हैं या नहीं। हमारे पास घर में खाने को कुछ नहीं है। जब मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ तो रोता रहता हूँ। दीदी, उदास मत हो भाई, कल से हम बाहर निकलेंगे और किसी काम की तलाश करेंगे, नहीं तो हम मुसीबत में ही रहेंगे और भूख से मर जाएंगे। अगले दिन वे किसी काम की तलाश में बाहर जाते हैं। वे बहुत दूर जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वो सामने से आ रहे व्यक्ति से, नमस्ते अंकल, कृपया बताएं हमें कोई काम कहाँ मिल सकता है? हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें कोई काम नहीं मिल रहा, कोई हमें काम नहीं दे रहा। इस जगह पर काम मिलना मुश्किल है। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तुमको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों दिखाई देंगे। वहाँ तुमको कुली का काम मिल जाएगा। तुम चाहो तो जाओ और कोशिश करके देखो, तुमको काम मिल सकता है। उस शख्स की बात सुनकर दोनों रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। ट्रेन आते ही, हम सामान ले जाएंगे सर, हम सामान ले जाते हैं सर, वे पुकारते रहते हैं। वे ट्रेन से बाहर आने वाले यात्रियों से सामान लेकर जाते हैं। वे अपने काम के लिए उनके दिए छुट्टे पैसे लेते हैं। शाम तक वे काम करते हैं और कुछ पैसे पाकर घर लौटते हैं। दीदी, अब मैं समझ गया कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं। मुझे सामान उठाने से शरीर में दर्द हो रहा है बहुत। तुमको भी हो रहा है क्या? मुझे भी हो रहा है भैया। हमने पहले काम नहीं किया है ना, इसलिए हमें शरीर में दर्द हो रहा है। हम रोज ही काम करेंगे तो हम इसके आदी हो जाएंगे। मेहनत की वजह से हमें आज पैसा मिल पाया। हम अपने घर के लिए जरूरी चीजें खरीदेंगे और पेट भर भोजन करेंगे। खाने का इंतजाम करके दोनों बच्चे घर जाते हैं
और बचे हुए पैसों को घर में छिपा देते हैं। इसी बीच उनका शराबी पिता घर वापस आ जाता है और अरे तुमको ये पैसा कहाँ से मिला? वो पैसे मुझे दे दो। पापा, ये पैसा हमने बहुत मेहनत से कमाया है, इन्हें मत लो और इन्हें बर्बाद मत करो। स्वप्ना राजैया से विनती करती है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। ए, चुपचाप ये पैसे मेरे हवाले करो, जरूरत पड़ी तो कल ले लेना मुझसे। राजैया उनसे जबरन पैसे ले लेता है और बाहर चला जाता है। इससे दोनों बच्चों को बुरा लगता है। दीदी, हमारे पापा ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? दूसरे पापा की तरह वो हमारी देखभाल क्यों नहीं करते हैं? हमारे पिता शराब के आदी हैं, इसलिए वो ऐसे व्यवहार करते हैं। हमारे पिता भी एक अच्छे इंसान हैं। उनके फिर से जिम्मेदार होने का समय कब आएगा पता नहीं। अगर वो हमारी देखभाल करना शुरू कर दें तो कितना अच्छा होगा। वे अपने पिता के लिए दुख महसूस करते रहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, स्वप्ना और रामू सामान ढोने के लिए रेलवे स्टेशन जाते रहते हैं। वे पैसे बचाते हैं और अपने पिता की जानकारी के बिना घर पर इसे सुरक्षित रखते रहते हैं। राजैया अक्सर पैसे के लिए उन्हें पीटता रहता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन रामू और स्वप्ना अपना काम करके घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा दिखता है जिसके सिर में चोट लगी है। दोनों उसके बारे में जानने के लिए जल्दी से उसके पास जाते हैं। वो दरअसल उनका पिता राजैया होता है। चिंता के साथ वे दोनों, ओ उठो पापा, ये कैसे हुआ? प्लीज उठो पापा, उठ जाओ पापा। उन्होंने राजैया को बेहोश पाया। आनन फानन में दोनों बच्चों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर राजैया की जांच करते हैं और घावों पर मरहम लगाते हैं। वो टूटे हुए हाथ पर पट्टी बांधकर राजैया को घर भेज देते हैं। पापा, आप हमारे साथ अच्छे ना हो तो भी कोई शिकायत नहीं, बस आप सुरक्षित रहो तो हम खुश रहेंगे। आपके रहने से हिम्मत मिलती है। इसके बाद आप कभी भी इस तरह के खतरे में नहीं पड़ना। आप कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करो पापा, प्लीज पापा। दोनों बच्चे दिन में कुली के काम पर बाहर जाते थे और शाम में राजैया की देखभाल करते थे। उनके प्यार और स्नेह को देखकर राजैया को उनके प्रति अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है, मैंने एक बड़ी गलती की है और अपने बच्चों की देखभाल करने में लापरवाही बरती है। इतने दिनों मैंने इतनी भी परवाह नहीं की कि उन्होंने खाना खाया नहीं, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर अपनी बुरी आदतों के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। राजैया को गलती समझ आती है। तभी उसके बच्चे घर में प्रवेश करते हैं। वो उनके पास जाता है और, ओ बच्चों, तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मुझसे और मेरे प्यार से दूर रखा। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। राजैया बच्चों को गले लगाता है और उन्हें बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों बाद राजैया की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो बच्चों को कुली के काम पर जाने से रोकता है और खुद उनकी देखभाल करता है। दोनों बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगते हैं।